नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं विवेक मित्तल। दोस्तों, इस समय निवेशकों के मन में, ट्रेडर्स के मन में रोज सुबह उठकर एक ही सवाल उठता है, आखिर आज निफ्टी कहां जाएगा, मार्केट आज तो नहीं टूट जाएगा। डर लगा रहता है कि किस वजह से टूट जाएगा। कोई भी खबर आती है, मार्केट टूट जाता है। अच्छी खबर आ नहीं रही, आती भी है तो पता ही नहीं चलता कि मार्केट में हुआ क्या। कब मार्केट में थोड़ा बहुत उछाल भी आया, उछाल आता है तो कन्फ्यूज़न ये आ जाता है कि ये उछाल सस्टेनेबल है या नहीं है। आज माल बेच दें, थोड़ा बहुत अगर कुछ कम लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में थोड़ा बहुत आ रहा है, या अभी रखें। तो ये बड़े कन्फ्यूज़न है इस समय मार्केट में। और पिछले 3 महीने से तो ये स्थिति ज़्यादा ही भयानक होती जा रही है। अब होता क्या है, कैसे में हम भी बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट से सवाल पूछते हैं। वो जनरली कोई ना कोई लेवल्स दे जाते हैं, वो लेवल्स ब्रेक भी हो जाते हैं कई बार। लॉन्ग टर्म जो चार्ट्स हैं उनके हिसाब से भी उन्होंने लेवल दिए हुए हैं। लेकिन कौन से लेवल हैं फाइनली जो कि सेटल हो सकते हैं, वैल्यूएशन क्या है मार्केट की, उसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीज़न होने चाहिए। वेरिएबल्स का जो फंडामेंटल वेरिएबल्स हैं उनके आधार पर कोई ऐसा फिगर मिले कि हमें पता हो कि यहाँ से मार्केट अच्छा है, यहाँ से हमें खरीदारी ही करनी है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और उन्हीं सभी सवालों के उत्तर देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं चेतन शिनॉय सर, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ रिसर्च आनंद राठी वेल्थ से। चेतन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए आज इस कीमती दिन, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। इट्स ऑलवेज लवली टू इंटरेक्ट विद यू, और आपके सब दर्शकों के लिए नए वर्ष की खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर, नया वर्ष आज आप बधाई दे रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई। लेकिन सर, हमारे दर्शक जो हैं इस समय नए वर्ष को अच्छे से मना नहीं पाए हैं अभी, जो स्टॉक मार्केट के निवेशक हैं। लास्ट ईयर तो मना था सर, अच्छे से मना था, लेकिन इस साल अभी तक नहीं मना। सर, उन्हीं मुद्दों पर आता हूं कि मार्केट में फाइनली अगर मैं देखूं वैल्यूएशन को लेकर, क्योंकि अल्टीमेट गोल मार्केट में वैल्यूएशन ही होता है स्टॉक मार्केट में। सर, वैल्यूएशन के आधार पर कहां लगता है निफ्टी का बॉटम क्या है और निफ्टी का अपसाइड कितना है यहां से? देखिए विवेक जी, बिल्कुल सही बोला आपने। वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है मार्केट को देखने के लिए। बट वैल्यूएशन जो है वो एक इक्वेशन है, वो अर्निंग्स के साथ साथ बदलता भी है। जी तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये देखें कि आज के दिन पे मार्केट के अर्निंग्स का क्या हो रहा है। जी और आप मार्केट के अर्निंग्स देखने जाओगे तो पहले 2 क्वार्टर में आप अर्निंग्स देख के फिर अगले 2 क्वार्टर का एस्टिमेट लेने जाओगे अर्निंग्स का, तो निफ्टी 50 का एक्सपेक्टेड अर्निंग्स जो है इस साल का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1164 पे क्लोज होगा, विच इज 11% ग्रोथ इन अर्निंग्स। Nifty large cap 100 is also expected to have 1168 का earnings, mid cap 632 और small cap 687। ये कहने का मायना ये है कि 11% growth rate in large cap, 20% growth rate is being expected in mid cap and 22% growth rate is expected in small cap। अब इसको फैक्टर इन करते हुए वैल्यूएशंस को देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आप अगर आज के दिन पे वैल्यूएशंस देखोगे मार्केट्स का 1 ईयर फॉरवर्ड, जो हमारा मानना है कि आप ले सकते हो 1 ईयर फॉरवर्ड लार्ज कैप में 19 is a fair market valuation. Of course this is debatable, but given the long term interest rate movements that have happened in India, given the GDP growth that is expected in India, given the policy changes that have happened in India, tax changes that have happened in India, we think 19 and a half price to earning multiple 1 year forward is बिल्कुल वेरी फेयर वैल्यूएशन। एंड एट दैट वैल्यूएशन अगर आप देखने जाओ तो मार्केट को होना चाहिए था लगभग 25,000 पे, और आज के दिन पे मार्केट चल रहा है लगभग 23,800 23,900, आई थिंक 24,000 के आसपास भटक रहा है मार्केट। सो टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन लार्ज कैप विवेक जी, we could be fair market could be 25,000. We are at a negative froth of about 1,000 points, which is about 4.5% negative froth as far as large cap is concerned. Now, as far as mid cap and small cap is concerned, let me also give you these numbers and then we could continue this conversation. Mid and small cap is concerned, the valuation expectation is also higher in the mid cap space. It is not 19 and a half. Mid caps always get a higher PE multiple in comparison to large cap. Small caps also get a higher PE multiple in comparison to large cap. So basis the PE multiple that is expected in mid cap, the fair market valuation of mid cap should be in the range of about 20,500,
और आज के दिन पे स्मॉल कैप इज रनिंग एट अबाउट 21,000 21,500. सो स्मॉल कैप में लगभग 4-5% का फ्रॉथ चल रहा है, which I would say is more expensive by 5%, unlike large cap, which is less expensive by 5%, cheaper by 5%. This is more expensive by 5%, and small cap is more expensive by about 2%, basis our calculation, basis the EPS expectation and price to earning multiple of 22 and a half that we think is a fair market valuation for small caps. So लगभग स्मॉल एंड मिड कैप थोड़े एक्सपेंसिव चल रहे हैं, 4 से 5% मिड कैप में, 2% स्मॉल कैप में, और लार्ज कैप लगभग 4% चीपर चल रहा है. दैट्स माय आंसर. तो सर जो ग्रोथ मिलेगी इन टर्म्स ऑफ प्राइस, क्योंकि बहुत सारे जो दर्शक हैं हमारे वो ज़्यादातर मिड कैप स्मॉल कैप में ही फंसे हुए हैं, अभी उनके लिए क्या सलाह रहेगी कि लाइक अब चूंकि हम 4-5% का गैप तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं बचा, स्मॉल कैप में भी 2% ही दूर रह गए, अगर कोई नया पोर्टफोलियो बना रहा है तो उनको लार्ज कैप में जाना चाहिए या मिड कैप स्मॉल कैप में भी थोड़ा जा सकते हैं, और जो लोग मिड कैप स्मॉल कैप में फंसे हुए हैं वो क्या करें, वो अपने पोर्टफोलियो को स्विच करें लार्ज कैप में, या अभी मिड कैप स्मॉल कैप में इतनी ग्रोथ आ जाएगी कि ठीक है अर्निंग अपग्रेड्स अगर आते हैं तो उनकी जो शेयर की रफ्तार है वो थोड़ी तेज हो पाएगी. बिल्कुल विवेक जी, आप बिल्कुल वही सही बोल रहे हो. ज्यादातर लोग जो अनहैप्पी हैं, आज के दिन पे फंसे हुए हैं, वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में फंसे हुए हैं या मिड कैप स्टॉक्स में फंसे हुए हैं. तो आंसर स्टॉक स्पेसिफिक होगा, मैं इंडेक्स लेवल पे आंसर दे रहा हूँ. जी तो बिल्कुल. पहले तो ये बहुत जरूरी है समझना कि मैं इंडेक्स लेवल पे आंसर दे रहा हूँ, और ज्यादातर लोगों को स्टॉक लेवल जाके देखना पड़ेगा. लॉसेस आर डेफिनेटली मच हायर इन स्पेसिफिक स्टॉक्स, बिकॉज ज्यादातर ये होता है जब मार्केट अच्छा करता है तब गधे घोड़े सब भागते हैं. देयर इज अ सेइंग दैट गधे घोड़े सब भागते हैं. सो टिपिकली इवन द small caps which were expected to do well have gone at a much higher price to earning multiple. So under the circumstances, we believe that it is very important to understand that large cap has a better margin for safety than small cap and mid cap. There is negative froth in large cap, and therefore for new money it is better to allocate larger amount of money in large cap and lesser amount of money in mid and small cap, something in the range of 60-40. 60% in large cap and 40% in a combination of mid and small cap. People who are already invested into mid and small cap, if you are invested into a diversified portfolio with a professionally managed fund manager, there is no reasons to be worried about. It will recover. It might take a little longer than large cap, but it will recover as the earnings play out in the next quarter. अभी इस क्वार्टर का रिजल्ट्स अभी आना शुरू हो जाएगा. स्मॉल कैप में टिपिकली 20 तारीख के बाद रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं. So we believe that results will show that fundamentals are still strong and they will catch up. But stock specific, I will not be able to answer any specific questions because it depends on the stock that you're holding. एग्जैक्टली सर, स्टॉक्स पर काफ़ी वो तो लिस्ट भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, विल नॉट बी एबल टू आस्क एनीथिंग अबाउट इट. बट द पॉइंट इज़ कि सर जो निवेशकों को इस समय चिंताएं हैं, सितंबर तक हमने सर ऑल टाइम हाई लगाया, तब तक हमारे सारे पॉजिटिव डिस्काउंट हो रहे थे. अभी अचानक से पिछले 3 महीने में बहुत सारी चिंताएं मार्केट में इमर्ज हो गई, करंट अकाउंट डेफिसिट और हमारे एक्सपोर्ट घट रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने से टैरिफ बढ़ जाएगा, एफआईज का आउटफ्लो लगातार बढ़ने लगा. सर इतनी सारी चिंताएं एक साथ जमा हो गई हैं, आपको क्या लगता है कौन सी चिंताओं पर मार्केट को फोकस करना चाहिए कि हाँ ये चिंताएं बहुत जेन्युइन है या ये थोड़ी लंबी चलने वाली हैं? कौन सी चिंताएं ऐसी हैं जो कि ठीक है आती जाती रहती हैं, इकोनॉमी का पार्ट है और इनसे ज़्यादा कुछ घबराना नहीं है, टाइम पास होगा, दूर हो जाएंगी? बिल्कुल, आई थिंक विवेक जी, एक तो ये समझना जरूरी है, जैसे आपने बोला, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट कि जनवरी से लेकर सितंबर तक, जैसे हमने शुरुआत में भी बोला था, इस साल की पिछले साल की शुरुआत बहुत अच्छी रही. और दिवाली जो थी पिछले साल की, न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो थी, जनवरी से लेकर सितंबर तक चली. तो मार्केट कांट बी वन साइडेड. सो नेचुरली देयर वाज some amount of correction that was due, and good these kind of corrections are good. Market में correction अच्छी चीज होती है. So from that point of view, September onwards correction started, but it is gone on for a little longer than expected this time around. And आपने जो reasons बताए, बिल्कुल उस reasons की वजह से हुआ है. FIIs have pulled out money because FIIs wanted to make initially it started with China. हम सब जानते हैं कि China wanted to attract more money, so they brought in some changes in their policies, and that attracted people to go towards China, which had become very cheap.
स्पेशली राइट। आफ्टर कोविड काफी समय तक कोई छूना तक नहीं चाहता था चाइना को. सो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ अ मीन रिवर्शन जो है ये जानने की जरूरत है हमें कि नोबेल प्राइज विनिंग अवार्ड मॉडल है. मीन रिवर्शन होगा ही जब कोई कंट्री को बहुत समय तक, स्पेशली चाइना जैसे कंट्री को बहुत समय तक पैसे नहीं मिलते एंड वो कुछ एक्शन लेता है तो पैसे, इट इज लाजमी है कि उनको थोड़ा पैसा जाता. एंड दैट्स व्हाट राइट। हैपेंड. इट फॉलोड बाय यूएस इलेक्शंस. और यूएस इलेक्शंस में क्या रिजल्ट आने वाले हैं, इट इज ऑब्वियस दैट पीपल विल वांट टू होल्ड कैश. People will want to see what are the policies, because US as a big daddy, their policies, and given that उनके policies जो है depending on Republican और Democrat बहुत बदलाव होते हैं उनके policies में, and बिल्कुल। their policies towards the foreign countries also changes substantially. So जी। that also had a large role to play, and therefore it is natural that FIS wanted to hold some cash, wanted to stay out and see. तो इस वजह से भी FII का pull out हुआ. और उसके अलावा we did see escalations in the China-Taiwan issue. We saw escalations in Gaza Strip due to Israel. We saw that the issue of Russia and Ukraine is also not getting resolved. तो ये सब जो reasons हैं इस वजह से FIS have pulled out, and I think these are the very reasons that will continue to haunt us in the coming year as well. As and when we see some good news, of course, US का election हो चुका है. The good news is there is a government now, and the election is behind us. Of course, I'm not here to pass any comments on who is better for the world, who is better for the country. There are enough political opinions floating around there. But हमारा मानना ये है कि 20th को जब swearing in हो जाएगा, he will come in and he'll settle down. It's his second term. There's some amount of predictability that is there, unlike the first term. कि वो क्या करेंगे, क्या type of policies लेके आएंगे, etc. So there will be some amount of stability that will come in from the US point of view, because of the new government getting formed and there being clarity for the next 4 or 5 years time from this new government's point of view. जी। Also, the policies that he will come up with, whether inflation will come down, that has been a concern. एग्जैक्टली। इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न रहा है, और रेट कट एक बड़ा कंसर्न रहा है कि क्या स्पीड पे रेट कट होगा. सो आई थिंक व्हाट वी नीड टू पॉइंट watch is definitely one of the things is the new government in US. What does Fed do after the new government comes into the picture? What is the direction of inflation in US? Because after all, they are big daddies. They have a lot of money that they have floated in the market, and FI flow largely is indicative of the kind of flow that will happen in India, is indicative from the rate cuts that will happen from US. So this is definitely something that we need to watch out. And of course, hopefully there will be no escalations and there will be de-escalation of that's hope at this point in time, that there will be de-escalation in all these regions that we have been seeing some escalations, and these are two areas that we would want to watch out for. इसके अलावा we all know विवेक जी आजकल जो HMPV वायरस का चल रहा है, but health ministry I think has clarified that this is not as harmful a virus as it is as COVID-19 has been. But khair, we have all been through the painful situation of COVID, so it is but natural for the market to be a little jittery till complete clarity comes out on this virus. So these are some 2-3 areas of concerns that, as and when clarity comes out, I think you will see the market settling down. बिल्कुल सर, आपने वायरस का पॉइंट उठाया और इन्फ्लेशन का पॉइंट उठाया. इन्फ्लेशन एक प्राइमरी कंसर्न रहा है, और उसमें कंसर्न एक और बढ़ जाता है कि जब जीडीपी ग्रोथ भी आपकी स्लो पड़ने लगे. अभी कल ही एमएसओ की तरफ से जो डेटा आया है, जिसमें कि उन्होंने एस्टिमेट्स ये हैं कि जो इस बार की जीडीपी ग्रोथ रहेगी इस फिस्कल के लिए वो स्लोएस्ट रहेगी इन लास्ट 4 ईयर्स. 6.4% के एस्टिमेट्स हैं. हालांकि हमने इससे पहले 3 साल FY22 से पोस्ट कोविड FY24 तक हमने एक अच्छी जीडीपी ग्रोथ को देखा. 9.7% तक की हमने जीडीपी ग्रोथ देखी. लेकिन हम इन्फ्लेशन अगर देखें इंडिया का, तो एक बहुत ही कंट्रोल्ड वे में इन टर्म्स ऑफ डेटा तो दिखता है, क्योंकि 6.7% FY23 में ज़रूर आया था जब रशिया यूक्रेन वॉर का एक इम्पैक्ट पड़ा था कमोडिटी प्राइजेस पर. लेकिन FY24 में अगेन वो 5% की टेरिटरी में आया, और FY25 में तो एक्सपेक्टेड है कि वो बिलो 5% आ जाएगा. लेकिन जो आम आदमी है सर, वो इस इन्फ्लेशन डेटा को पता नहीं क्यों डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि जो वो अपनी पॉकेट देखता है, तो जितना खर्चा वो 3 साल पहले करता था अपनी पॉकेट से, जितनी चीज़ें वो खरीद पाता था, आज उसको मोर देन 50% स्पेंड करना पड़ता है उन्हीं सब चीज़ों को खरीदने के लिए.
सर कैसे देख रहे हैं इन सब फैक्टर्स को कि पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम लगातार आदमी की कम हो रही है, सेविंग्स कम हो रही हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब वो एक्चुअल हो क्यों रही हैं कम? ऐसी सिचुएशन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में भी सुनने को आ रही है। बिल्कुल विवेक जी, आई ट्राई एंड पुट एज यूजुअल मैं इक्विटी मार्केट में हूं तो मैं हर चीज को पॉजिटिव स्पिन तो लगाऊंगा ही। ये मेरा हक बनता है। बट बिल्कुल। देन ये पॉजिटिव स्पिन का फायदा भी होता है लंबे समय में, बिकॉज इक्विटी का, मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, इक्विटी का जैसे जमीन का ग्रेविटी नीचे होता है, कुछ भी फेंकते हो तो नीचे आता है, इक्विटी मार्केट का ग्रेविटी हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर होता है। सो दो द मार्केट विल फॉल, इट ऑल्सो राइजेस. So you look at any 10 years, the market has always been above where it was 10 years back. So let's not forget the fact that there will be bad news from time to time. To pick up the first news that you talked about is GDP. बिल्कुल बात सही है आपकी. I think there are estimates that are giving last quarter का GDP numbers that came out was very disappointing at 5.4%. बहुत समय बाद we saw such a disappointing number. एग्जैक्टली। We are all used to a number in the range of 8%, 7% right now. So, 5.4% GDP growth for the quarter two, which is July to September, that got declared was very disappointing. But in our view, the reason why that happened is there are strong reasons why that happened. There are some amount of slowdown that happened because of weather changes. There are some amount of floods, etc., that impacted GDP growth. We believe that this full year's estimate, from Anand Rathi point of view, we continue to believe that this full year's numbers will be in the range of 7%. Though RBI himself, that's a very bold number to state, because RBI themselves have reduced the full year GDP estimate to 6.6%. We still believe 7% is possible. We believe this quarter that results are going to, GDP numbers that are going to come in is going to be in the range of 7.6, 7.7. And the quarter after that, which is the last quarter, Jan to March ka quarter jo hum enter kar chuke hain, it will be in the range of about 8.1%. And the reason why we believe this 7.7 and 8.1 will happen, and therefore the full year GDP numbers will be in the range of 7%, we are being more optimistic than RBI, is because if we look at agricultural growth rate, if you look at services sector, it has been very resilient. And even if you look at industrials, which was disappointing for the second quarter, we believe thanks to the festival season, thanks to the capex spending that has happened by the government, third and fourth quarter there is going to be a great amount of pickup as far as industrial sector is concerned. And therefore, we expect that India will continue to be the fastest growing economy. Even at 5.4, we were the fastest growing economy in the world, Mittalji. So we believe that from a relative point of view, we will continue to be the fastest growing economy in the world, and we will see a 7% growth in GDP. Now, coming to the point number two on inflation, very valid point, but the good news is, like you pointed out, from a peak of 6.7% in 2022-23, we came down to 5.4% in 2024. And this year, we are expecting it to be in the range of 4.8% for the full year. If you look at the first quarter and second quarter's numbers, it was 4.9 and 4.2, which has been declared by RBI. The third quarter is, we are going to see a little bit of a uptick in inflation numbers. It will be in the range of about 5.7. But by the fourth quarter, it is going to come down to 4.5. And the full year estimate, we think, will be in the range of 4.8, 4.7, which is within the comfort area or range of RBI. And therefore, 4 plus 2 minus 2 will be the range in which it will be. And we do expect some amount of rate cut to happen from RBI as well. And Fed is expected to cut rates by slower than expected, slower than what we would have hoped for. But definitely, we are expecting inflation to come under control, and some amount of rate cut to happen in this year also from RBI. So net हमारा मानना ये है कि FIIs जो पैसे बाहर लेके गए हैं, because if you look at last calendar year, full calendar year, DIIs have been the positive spin here. लगभग 5-5.5 लाख करोड़, 5,25,000 करोड़ के आसपास DIIs ने पैसे, नए पैसे लेके आए हैं मार्केट में. लास्ट कैलेंडर ईयर की मैं बात कर रहा हूँ विवेक जी. और वही समय पे FIIs have actually pulled out money, and they have net been negative, almost positive बोल ही नहीं सकते, negative में रहे हैं. But they have participated through QIPs. They have participated in IPOs. They have still bought in money in small and mid caps, though they have pulled out money in large caps. So let's look at the positives. And in our point of view, things should start picking up. First quarter is going to be volatile, is expected to be volatile, but second quarter onwards, with earnings numbers coming in, like I mentioned to you some time back,
we should see a uptick in the market is what we believe. सेकेंड क्वार्टर मींस जो फिस्कल ईयर का सेकेंड क्वार्टर, दैट मींस कि जुलाई से हमें मार्केट में थोड़ा अपसाइड दिखने के लिए मिलेगा। अभी हमें अगले जून मतलब इस जून तक कम से कम हमें थोड़ा सा वॉलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेकिन एक चीज़ जो कि बजट को भी इम्पैक्ट डाल रही है या डाल सकती है, क्योंकि अब नेक्स्ट मंथ बजट भी आ रहा है, फिस्कल डेफिसिट का डेटा जो कि अभी तक कंफर्टेबल जोन में देखने के लिए मिला है। बजटेड एस्टिमेट्स के 52.5% पर ही नवंबर तक अभी तक हमारा डेफिसिट पहुंचा है, जो कि जनरली अच्छे लेवल्स को अचीव कर लेता है। करंट अकाउंट डेफिसिट जरूर परेशान कर रहा है, 1.2% ऑफ द जीडीपी इन Q2 देखने के लिए मिला था हमें। कोर ग्रोथ नवंबर की तो ठीक थी, क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी सी अभी डिक्लाइनिंग साइड पर है, 11.2% की ग्रोथ हालांकि क्रेडिट में देखने के लिए मिल रही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग स्टेबल है, 2.89 पर 2 बेसिस पॉइंट गिरे। सर, पहले मैं डेफिसिट पर बात करूंगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट यानी कि सरकार के पास रूम तो है इस बार बजट में कि उनको टैक्स कलेक्शन अच्छा हो रहा है। आपको लगता है कि आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी बजट में, या कॉर्पोरेट सेक्टर को या स्टॉक मार्केट को कुछ एफएम राहत देने के मूड में? क्योंकि लास्ट ईयर उन्होंने 3 टैक्स बढ़ा दिए, इनफैक्ट शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एसटीटी। ऐसा लगा ही नहीं कि वो स्टॉक मार्केट के पॉजिटिवली देखना चाह रही थी, या मतलब कुछ उनको लग रहा था कि यहाँ पर लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ से कलेक्शन हो जाए। बिल्कुल, आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला। अब पहले बात तो फिस्कल डेफिसिट की अगर बात की जाए तो टैक्स कलेक्शन हैज बीन वेरी रोबस्ट एंड विच इज डेफिनेटली हेल्प, गवर्नमेंट को बहुत हेल्प किया है इसका। आप अगर फिस्कल डेफिसिट देखने जाओगे तो इट हैज नैरोड इन, आप नवंबर का नंबर भी देखोगे तो 0.96 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट रहा है इन कंपैरिजन टू 1 ट्रिलियन इन द करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर। सो आई थिंक गवर्नमेंट के पास पैसे खूब हैं खर्च करने के लिए, एंड देयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आल्सो गॉन डाउन। So point number one is the fiscal deficit. They have been very prudent, and the first 8 months stood at about 8.5 trillion, which is 52.5%. जैसे आप देख रहे हो of the estimate compared to 9.1, and therefore हमारा जो fiscal deficit का target था 4.9% should be which the finance ministry had kept, I think will be comfortably achieved. So that's point number one. So therefore there is higher expenditure that is expected on capex. And that's good news. So higher expenditure is good for the economy, especially in the capex area. We all are aware that rather than revenue expenditure, capital expenditure is more beneficial for us for the long term. So that's the good news as far as fiscal deficit is concerned. And as far as the core sector growth is concerned, yes, it's improved for almost all sectors. आप अगर देखने जाओ तो सीमेंट, स्टील, both have seen, cement has seen 13% growth, steel has seen almost 5% growth, coal, electricity have also seen growth in the range of about 4-5%. Fertilizer production has also seen a growth. I told you some time back that agriculture sector has also seen some amount of growth. The only concern area has been to that extent, oil and gas, especially crude oil and natural gas. Either thora given the lower refining margins, they have had some amount of impact. So that's as far as core sector is concerned. And as far as credit growth is concerned, that has been disappointing. So ये थोड़ा देखना पड़ेगा विवेक जी. After all, the impact of credit growth slowing down will happen, and it is going to impact all of them, all of us, whether it's corporates or individuals for that matter. And also net interest margin. आप देख ही रहे हो, net NIMs are shrinking. It not substantially, but it is shrinking. The direction is that it has been lower compared to this quarter, and this quarter compared to last quarter, and the current account deficit is been expanding. I think current account deficit पे और बुरा होने वाला है. If you look at the numbers, to be very frank, this quarter का current account deficit is going to be in the range of about 2% is what our estimates are. So these are some areas that are a concern area. We see no doubt, but given the scenario that we see on earnings growth, I think we should see. That is why I told you this quarter and next quarter थोड़ी बहुत volatility we'll have to brace up to.
बिल्कुल, तो मार्केट में वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए, यानी कि उतार चढ़ाव के लिए। अगर कुछ भी मार्केट में पॉजिटिव चीज़ें भी आएंगी तो हो सकता है कि बाउंस मिले, लेकिन अभी आपको सस्टेनेबल जो एक ट्रेंड मिलता है, जो हमें पिछले 2-3 सालों में देखने के लिए मिला कि मार्केट ऊपर ही जाता जा रहा है, वो ट्रेंड आपको जून के बाद ही डिसाइड होगा, सर बता रहे हैं। लेकिन सर ने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कही है, मार्केट अभी भी 1000 पॉइंट निफ्टी सस्ता है अगर हम 25,000 की वैल्यू के हिसाब से देखें। कि सर को लगता है कि जो एस्टिमेट्स हैं आनंद राठी वेल्थ के ईपीएस और पीई के आधार पर, वो करीब 25,000 से ऊपर के निफ्टी के हैं। और अभी निफ्टी आप जिस भी दिन की वैल्यू देख लें तो वहाँ से उतना पॉइंट का आप डेफिसिट मान लें कि यहाँ तक निफ्टी अभी सस्ता है। लेकिन सर बस लास्ट क्वेश्चन में ये पूछूंगा कि फेयर वैल्यू अगर ऑन द लोअर साइड, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी अपसाइड तो बनाते हैं, वो अगले दिन ही बिगड़ जाता है कि वो सोचते हैं कि 25,000 आएगा, उल्टा 24,000 भी नीचे आ जाता है, 23,500 आ जाता है, 23,400 आ जाता है। सर लोअर साइड पे कहाँ पर बॉटम बनेगा और कहाँ पे लोगों को सोचना शुरू कर देना चाहिए कि फेयर वैल्यू आ गई, जिस दिन बनेगा मैं खरीदूंगा, मुझे डर नहीं है? विवेक जी, ये एक नंबर देना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर हम मानने जाए तो हमने देखा है कि 3 टाइप के फॉल होते हैं। एक जो होता है नॉर्मल फॉल होता है, जो 15% तक का फॉल हो सकता है। और आज हम देखने जाए तो फ्रॉम द पीक 26,200 पे पीक पे थे, आप 15% हिसाब लगा के देख लीजिएगा, दैट वुड बी अ नॉर्मल फॉल। आई थिंक वी आर समवेयर क्लोजर टू द 15% फॉल। We जी। have not fallen more than 15%, and these kind of falls are normal. These kind of falls happen due to the kind of news that we just discussed some time back elaborately. So या ऐसा हमें लगता है आज का फॉल ऐसा वाला फॉल तो ओके। और 2%, 3%, 4% का फॉल हो सकता है, but we do not see this to be a deeper cut than 15%. ओके। There is a second kind of a fall where the fall could be as much as 30%. अब ये याद रखिएगा कि तब पहला टाइप का फॉल जो होता है, 15% का फॉल जो होता है, दिस टिपिकली द रिकवरी हैपेंस इन अ मैटर ऑफ अबाउट 3 to 4 months ओके। from the bottom. Of course, I'm not saying the bottom has happened, but from the bottom, it takes about 3 to 4 months to recover. And that is why I told you next quarter or so, it will take almost 3 to 6 months for it to recover, anywhere between 3 to 6 months, because on an average, 90 days to 100 days, it takes for it to recover from a fall like this of 15%. But if there is a 30% fall, और 30% फॉल के लिए कोई ग्रेव न्यूज को आना पड़ेगा, कोई डरावनी न्यूज को आना पड़ेगा, जैसे which is unexpected. I don't want to talk about it because I don't want to invite such a trouble for any of us for that matter. But ऐसा अगर कोई वॉर जैसा सिचुएशन एक्सेट्रा अगर हो जाए तो 30% का फॉल हो सकता है, और 30% का फॉल डीपर कट होता है, और डीपर कट का रिकवरी जो है वो लंबे समय के लिए होता है. इट टेक्स अबाउट 9 months टू रिकवर. ओके। So we do not expect this fall to be that kind of a fall. We do not, in the horizon, we do not see any major reasons why we should see a 30% kind of a fall. So therefore, that is the kind of fall. Of course, there is a third kind of a fall where you see 50-60% kind of a fall. वो once or twice in a decade होता है. जब हमने कोविड के टाइम पे देखा था 40% का फॉल, सब प्राइम के टाइम पे देखा था, बिल्कुल। वो फॉल से रिकवरी जो है बहुत आराम से होता है विवेक जी. उसमें बहुत पेशेंस की जरूरत होती है. We think this is first kind of a fall, 15% तक का fall. So we are more closer to the bottom, and the rise from here is more likely than the fall from here, and therefore one should look at allocating at these levels. बिल्कुल सर, यही चाहिए था, हमें यही सुनना था सर कि बॉटम के पास है और बाकी तो सब ठीक है। जो न्यूज़ आएंगी ऑफ कोर्स, उन न्यूज़ पर तो किसी का भी कोई सरोकार नहीं है कि आपको या हमें, किसी को भी अचानक से कोई भी न्यूज़ आ सकती है। कोविड के आने से पहले भी किसी को नहीं पता था कि कोविड आएगा और हमारी जो निफ्टी होगी 12,000 से गिरकर 7,500 की रेंज पर पहुंचेगी और फिर वहां से इवेंचुअली रिकवर भी होगी। तो वो सारी चीज़ें तो सर बिल्कुल हैं, लेकिन आपने ये बहुत अच्छी बात बता दी है कि 15% का फॉल जनरली आ जाता है और हम 15% के फॉल के पास आ चुके हैं। तो अब ज़्यादा गुंजाइश बची नहीं है। जो निवेशक इस पूरे कॉन्वर्सेशन को सुन रहे हैं उनके लिए सार यही है कि 2-3% और ज़्यादा से ज़्यादा, ये तो फंडामेंटली भी अप्रूव हो गया, सर ने बता दिया। अर्निंग्स के हिसाब से आप तैयार रहें कि 25,000 कम से कम आपको जल्द ही देखने के लिए मिल सकेगा। चेतन सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे जुड़ के हमेशा बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और बहुत कुछ बातें पता लगती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी और आपके दर्शकों को भी विवेक जी. थैंक यू. थैंक यू सर, थैंक यू। तो
ये थे चेतन सर, आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च, जिन्होंने कि बताया कि मार्केट में बॉटम अप पास आ चुका है। खरीदारी आपको कहाँ करनी है? लार्ज कैप ज़्यादा बेहतर है, मिड कैप स्मॉल कैप में रिकवरी थोड़ा समय ले सकती है। अगले 6 महीने मार्केट जून तक हो सकता है कि थोड़ा उतार चढ़ाव रहे, आपको एक ट्रेंड ना दिखे, लेकिन आपको जुलाई के बाद एक अच्छा ट्रेंड मार्केट में देखने के लिए पक्का मिलेगा, वो पॉजिटिव साइड का ही होगा। और 25,000 निफ्टी का एक फेयर वैल्यू है, जिससे कि निफ्टी अभी भी थोड़ा नीचे चल रहा है। तो निफ्टी में अगर आप निफ्टी स्टॉक्स में या निफ्टी की तरफ कुछ देखना चाहते हैं तो आप वहाँ पर पॉजिटिवली देख सकते हैं, लेकिन आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, एकदम से रिकवरी या ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिलेगी। तो ये इस पूरे कॉन्वर्सेशन का सार। तो फिलहाल इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।